गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ स्थापित है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में, सी ऑप्शन है तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में और डी ऑप्शन है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में। आइए देखते हैं। ये है मंदिर की संरचना है, ठीक है। यहाँ पे भगवान शिव हैं, एक तरफ श्री गणेश जी और एक तरफ माता पार्वती हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसमें आपका सी सही है, ठीक है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में। अब आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बेरुगोपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है। इस मंदिर का निर्माण 4000 वर्ग फुट में किया गया है। यह और 35.5 फीट की ऊंचाई पर है। इसमें 3 अलग-अलग भाग हैं। प्रत्येक भाग अलग-अलग देवता को समर्पित है। भगवान गणेश के लिए मोदक, जो सैंक्चुएरी मोदक के आकार में निर्मित है। मोदक पारंपरिक रूप से भगवान गणेश को चढ़ाया जाने वाला एक मीठा व्यंजन है, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्गाकार शिवालय जो भगवान शिव को समर्पित है, यह चौकोर आकार का है। अब आगे देखते हैं। सैंक्चुएरी जो कमल के फूल के आकार की है और देवी पार्वती को समर्पित है, ठीक है। आगे अब देखते हैं। इसमें गर्भगृह 3D प्रिंटिंग तकनीक की सरलता को प्रदर्शित करते हैं। मंदिर के कोष, तत्व, खंभे, स्लैब और फर्श पारंपरिक भवन तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया है। यह अग्रणी मंदिर न केवल मंदिर वास्तुकला में निहित संरचनात्मक आवश्यकताओं और डिजाइन सिद्धांतों को पूरा करता है, बल्कि 3D प्रिंटिंग आवश्यकताओं की जटिलताओं को भी प्रदर्शित करता है। इस 3D प्रिंटेड मंदिर के सफल निर्माण से वास्तुकला और निर्माण के भविष्य के लिए नई संभावनाएं खुलती हैं। यह पारंपरिक शिल्प कौशल और कलात्मक अभिव्यक्तियों को संरक्षित करता है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है आपका, पक्के पाग हार्नबिल महोत्सव कब मनाया गया था, कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी 2017। अब आपको हम देखते हैं। ये हार्नबिल पक्षी है, ठीक है। ये हार्नबिल पक्षी है। अब देखते हैं कहाँ मनाया गया या कब मनाया गया। 2015 ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ये ऑप्शन बी सही है, 2015 मनाया गया। ये अरुणाचल प्रदेश की एक पक्षी है, ठीक है। इसी को बचाने के, संरक्षित करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश। अब आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश पक्के पाग हार्नबिल फेस्टिवल 2024 का 9वां संस्करण हुआ। यह फेस्टिवल हार्नबिल के संरक्षण पर विशेष जोर देने के साथ वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपने समर्पण को दर्शाता है। पक्के केसांग जिले के सेईजोसा में होने वाला यह त्योहार विभिन्न समुदायों के लिए इन प्रतीकात्मक पक्षियों की सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करता है। वर्ष 2024 की थीम दोमुतोह पगा हम दोमुतोह है। अब आगे हम देखते हैं। इसमें वर्ष 2015 में स्थापित पक्के पाग हार्नबिल फेस्टिवल का यह एक अलग ही लक्ष्य है। पक्के पाग टाइगर रिजर्व के भीतर हार्नबिल संरक्षण में नीसी जनजाति के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना है। यह पहल प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली अस्थायी प्रथाओं और आर्थिक गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगे देखते हैं। यह ज़्यादातर लोगों के बीच क्षेत्र के पारिस्थितिकी खजाने के लिए जिम्मेदार और प्रशंसा की भावना पैदा करने का प्रयास करता है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व की सीमा के भीतर हार्नबिल प्रजातियों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री पनपती है। आगे देखते हैं। इसमें इनमें से पुष्पांजलि, ग्रेट इंडियन ओरिएंटल पाइड, लुप्तप्राय रूफस नेकेड हार्नबिल को अभयारण्य मिलता है, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए रिजर्व प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पक्के टाइगर रिजर्व इसके पारिस्थितिकी परिवेश के बारे में
जागरूकता बढ़ाने और आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक अस्थायी संतुलन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अब आगे देखते हैं अगली न्यूज़। हाल ही में किस पारंपरिक कार्यक्रम की 9 साल बाद असम में वापसी हुई? माजुली महोत्सव, दिहिंग पटकई महोत्सव, काजीरंगा हाथी महोत्सव, मोह जूझ महोत्सव। अब आगे देखते हैं कौन सा है। ये ऑप्शन डी सही है, मोह जूझ महोत्सव। ठीक है, ये मोह जूझ महोत्सव है, ऑप्शन डी सही है। ये 2 भैंसों को लड़ाया जाता है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या है। 9 वर्ष के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ की असम में वापसी हुई है। यह जनवरी 2024 के मध्य में माघ बिहू उत्सव के दौरान आयोजित पुनरुद्धार असम के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सुधार का प्रतीक है। यह असमिया संस्कृति में शक्ति और वीरता का प्रतीक है। मोह जूझ के पुनरुद्धार को असम की समृद्ध संस्कृति परंपराओं के पुनरुत्थान के रूप में देखा जाता है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसको प्रतिबंधित करने का मुख्य कारण पशु क्रूरता से संबंधित था। आगे देखते हैं इसमें। यह जानवरों के प्रति जानबूझकर अत्याचार या क्रूरता करना को रोकने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया। कम से कम 25 वर्षों तक ऐसे आयोजनों के आयोजन के इतिहास वाले स्थान ही पात्र हैं। तत्काल चिकित्सा देखभाल के लिए पशु चिकित्सा टीमों की लड़ाई वाले स्थान पर तैनाती की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। मजबूत बैरिकेडिंग होनी चाहिए और भैंसों को उकसाने के लिए तेज वस्तुओं या नशीले पदार्थों का उपयोग निषिद्ध है या नहीं किया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन और उर्वरक उत्पादन। तो इसमें है आपका ऑप्शन ए सही है, मत्स्य उत्पादन के लिए। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है, आगे देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केरल के विझिंगजम में एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया। इस पहल का लक्ष्य मछली भंडारण को बढ़ावा और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय की आर्थिक भलाई में योगदान करके मछुआरों की आय दोगुना करना है। यह परियोजना मत्स्य क्षेत्र में संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए विकसित की गई है, जिससे पारंपरिक मछुआरों की आजीविका में सुधार हो सके। अब आगे देखते हैं। यह केरल राज्य के तटीय विकास निगम केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की तकनीकी सहायता से परियोजना की देखरेख की जा रही है। इस परियोजना के तहत तिरुवनंतपुरम जिले के पाझियूर के वर्कला तक मछली पकड़ने वाले 42 गांव में 6300 कृत्रिम इकाइयां तैयार की जाएंगी। कृत्रिम चट्टान में प्रत्येक स्थान के लिए तीन डिजाइनों के 150 मॉड्यूल शामिल हैं। त्रिकोणीय, फूल के आकार का और ट्यूबुलर। मॉड्यूल को जीपीएस तकनीक का उपयोग करके तैनात किया जाएगा और समुद्र तल पर 12 से 15 मीटर की गहराई तक जमा किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। यह परियोजना वित्तीय रूप से समर्थित है, जिसमें 60% केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कृत्रिम चट्टानें अनेक मछली प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करेंगी, जो जैव विविधता में भी योगदान देगी। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है। भारत सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए कौन सा ई एप्लीकेशन शुरू किया गया? ए ऑप्शन है उमंग, बी ऑप्शन है माई गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है ई साक्षी और डी ऑप्शन है 112 इंडिया। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, ई साक्षी है। अब आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ई साक्षी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत संशोधित कोष प्रवाह प्रक्रिया के लिए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इससे संसद सदस्य के अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के साथ जुड़ने और प्रबंधन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आगे देखते हैं। यह वास्तविक समय में पहुंच निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाएगा। इससे उभरती जरूरतों या मुद्दों पर तेजी से कदम उठाना संभव होगा। आगे देखते हैं। इस योजना के तहत
यह ऐप सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संवाद बेहतर करेगा। इससे सूचनाओं का बेहतर तरीके से आदान-प्रदान होगा। इसके अलावा यह ऐप सांसदों को उनकी तकनीक प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति पर तत्काल जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा। इस योजना का उद्देश्य सांसदों को स्थानीय स्तर पर जरूरत के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है? ए ऑप्शन है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बी ऑप्शन है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सी ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे और डी ऑप्शन है आगरा एक्सप्रेसवे। अब देखते हैं कौन सा है। ये है सोलर एक्सप्रेसवे, आपका ऑप्शन बी सही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब आगे देख लेते हैं इसमें, इसके बारे में कुछ चीजें। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ 1700 हेक्टेयर भूमि अलग रखी है। उत्तर प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है। कुछ सौर ऊर्जा से बिजली देने पर विचार कर रहा है। पीक आवर में ऊर्जा की मांग 28,000 मेगावाट से अधिक होने के कारण राज्य भर में ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड सौर और तापी ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रही है। अब आगे देखते हैं इसमें। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का है जो बुंदेलखंड क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य हरित और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और वाहन चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और ऊर्जा लागत में बचत होगी। यह ज़्यादा मात्रा में हरित ऊर्जा उत्पन्न करेगा जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। आगे अब देखते हैं। इससे ओपन ग्रेड पहुंच में वृद्धि के मामले में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।